वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो कि इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो इसका चैप्टर का है एपिसोड नंबर 2 रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राइट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज एपिसोड नंबर 2 ऑफ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, तो इसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका था। तो आज मैं यहाँ से आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो रहने वाला है आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। क्या रहने वाला है? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द 5 ईयर प्लान। राइट, पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इकोनॉमी को जबकि भारत जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मैंने बताया था कि मिक्स इकोनॉमी है, तो इसमें प्लानिंग करने के लिए आप लोगों को आप ऐसा नहीं कि आज प्लान किया कल उसको आपने एप्लीकेबल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप प्लानिंग करते हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सर्वे करना पड़ता है, तो तब जाके कोई पॉलिसी आपका एप्लीकेबल होती है। तो सेम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में जो कि आपने 5 ईयर प्लान सुना होगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई कि अगर इंडिया में कोई भी पॉलिसी एप्लीकेबल होती है तो उसको हम 5 ईयर प्लान के थ्रू एप्लीकेबल करवाएंगे या पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हम उनको उपयोग में लाएंगे। राइट, तो यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ सबसे पहले 5 ईयर प्लान क्या होता है। ये तो मैं समझा चुका था आपको लास्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको बताऊंगा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या थे। राइट, तो सबसे पहले आपके पास रहने वाला है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान के, वो क्या होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप तो चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं और नोट्स के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है द मेन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान वाज टू रिमूवल ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। बैकवर्डनेस मतलब होता है कि 5 ईयर प्लान का जो पहला मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि अपने देश की जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको ट्रैक पे लाना, उसको मतलब सही तरीके से क्या करवाना, मतलब सही स्थिति में लेकर आना, नॉर्मल करना। राइट, तो ये क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया अ डेवलप कंट्री। राइट, तो 5 ईयर प्लान का सबसे पहला गोल, सबसे पहले तो इंडिया की जो बैकवर्डनेस थी, जो उसकी इकोनॉमी थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको ठीक करना, उसको पटरी पे लेकर आना और प्लस इंडिया को डेवलप कंट्री के तौर पे उसको आगे फ्रंट पे लेकर आना। राइट, उसको डेवलप करना। तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव आपका समझ आया होगा कि इंडिया को बैकवर्डनेस को दूर करना और प्लस उसको ट्रैक पे लेकर आना, बैकवर्ड से उसे सही तरीके से लेकर आना। और उसके बाद में आपका सेकंड है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। सेकंड है आपका द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसने हमारा क्या किया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका कि नाम उस टाइम पे नीति आयोग हुआ करता था, उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1951 से लेकर टू कब तक, 1956 तक। यहाँ से आपके लिए एक एमसीक्यू फ्रेम कर सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड फ्रॉम, किस कब से कब तक चला या कब स्टार्टेड फ्रॉम से केवल आपको डेट मेंशन कर देगा, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड टू द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट एंड which provides the guidelines for the Indian planning। राइट, कह रहा है कि 5 ईयर प्लान का, हर एक 5 ईयर प्लान का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता था, बेसिक गोल होता था, और उसका मेन जो गोल था वो इंडिया को डेवलप बनाना था। क्या करना था, इंडिया को एक विकसित देशों की श्रेणी में लेकर आना था, और जो कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता था। 5 ईयर प्लान आपको एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता था ताकि आप इंडिया में क्या कर सको, प्लानिंग कर सको, इकोनॉमिक प्लानिंग को कर सको। राइट, तो ये आपके कुछ गोल्स थे 5 ईयर प्लान के। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपके सामने रहने वाला है बेसिक गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। बेसिक गोल क्या हुआ करते थे सबसे पहले 5 ईयर प्लान के, तो ये आपको एमसीक्यू यहाँ से अगेन फ्रेम कर सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। राइट, तो बेसिक गोल अगर मैं आपसे बात करूं तो वेरी फर्स्ट इज द ग्रोथ। सबसे पहले गोल आपका जो था वो था ग्रोथ का। आपको इंडिया में क्या करना था, इंडियन जो इकोनॉमी थी, जो आपका बैकवर्ड इकोनॉमी थी, उसमें ग्रोथ लेके आना, उसको डेवलपिंग की ओर उसको लेके चलना। सेकंड था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब नई टेक्नोलॉजी। जो इंडिया की मैंने आपको बताया था इकोनॉमी, यहाँ पे जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी या आपका इसको क्या कहते हैं,
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको डेवलप कर रहा था, उसमें टेक्नोलॉजी को लेके आना या अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज करना, तो ये भी इसका एक एम था। सेकंड है आपका सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब अपनी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना, अपने आप पे मतलब डिपेंडेंट करना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना, ताकि ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश इकोनॉमी या अदर इकोनॉमी पे हम क्या न रहे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ना रहे, राइट। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी। आपको क्या करना था, यहाँ पे अपनी इकोनॉमी में इक्विटी को लेके आना था। इक्विटी या इक्वालिटी को लेके आना का मतलब होता है कि जो हमारे जो सोशल या आपका डेमोग्राफिक हो गया या आपका ज्योग्राफिकल हो गया, कुछ एरियाज जो थे हमारे, मतलब वो इनइक्वालिटीज पाई जाती थी। जैसे गाँव में आपका रोजगार के साधन बहुत कम थे, शहरों में ठीक ठाक थे, या इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा केवल शहरों में काम करता था, गाँव में नहीं करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो केवल गाँव तक ही सीमित था। तो इसको क्या करना, उसको इक्वालिटी लेकर आना, ओवरऑल ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली इंडिया को क्या करना, इक्वल करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहले अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं 5 ईयर प्लान की, दैट इज द ग्रोथ। क्या करना था, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आना। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस द गुड्स। जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो लिमिटेड वे में करते थे या लिमिटेड क्वांटिटी में करते थे, तो उसको ज्यादा करना या उसको इंक्रीज करना पहला ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का। सेकंड है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी और एंड चेंजेस द सोशल आउटलुक। क्या करना कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और अपने सोशल आउटलुक को क्या करना, चेंज करना, सामाजिक जो हमारा परिवेश था उसको, माहौल को चेंज करना। नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिलायंस, टू मेक इंडियन इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर इसको बनाना एक उसका ऑब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, इक्विटी, रिड्यूस द अनइक्वालिटीज, मतलब जो हमारे रीजनल अनइक्वालिटीज होती थी या आपका ज्योग्राफिकल अनइक्वालिटी या इकोनॉमिक अनइक्वालिटी होती थी, उसको क्या करना था, दूर करना था, राइट, ताकि सब लोग समान मतलब उनको समान अपॉर्चुनिटी मिल सके या ओवरऑल सबको सेम ट्रीट किया जाए, राइट। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपको देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कृषि का विकास, राइट। तो कृषि का विकास कैसे इंडियन इकोनॉमी में हुआ, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नॉट डेवलप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तो हमें पता ही है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू द लॉट ऑफ रीजंस वो क्या था, बहुत पिछड़ा था इंडिया का इकोनॉमिक जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था। यहाँ पे लगान वो प्रथा चलती थी या लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था। लैंडलॉर्ड वो यहाँ पे क्या करते थे, बहुत सारा वो मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है आपका लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फोर्स इंडिया टू इम्प्रूव द फूड फ्रॉम इंपोर्ट द फूड फ्रॉम यूएसए। क्या करता था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर था, इसमें जो प्रोडक्शन था बहुत लोअर लेवल पे हुआ करता था, बहुत कम हुआ करता था प्रोडक्शन। तो हम क्या करते थे, फॉरेन की इकोनॉमी जैसे यूएसए वगैरह से हम क्या करते थे, वो हमें फोर्स करता था कि हम अपने खुद की मतलब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अदर इकोनॉमी पे हम वो डिपेंड रहा करते थे। जैसे यूएसए की इकोनॉमी से हम इंपोर्ट किया करते थे। क्यों करते थे इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं करता था, राइट। नेक्स्ट है आपका अप्रॉक्स 70 to 75% वर्कफोर्स इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारे 70 से लेकर 75% हमारे जो पीपल थे वो इंगेज थे किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। अदर सेक्टर में बहुत कम लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, ऑलमोस्ट अराउंड 25% लोग ही अदर सेक्टर में इन्वॉल्व थे और 70 to 75% वर्क फोर्स के तौर पर काम करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था, उसका विकास जो हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। अगर नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से मेजर आपने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे या 5 ईयर प्लान के तहत हमने लिए थे, तो वो ये आपको समझाने वाला हूं इसमें। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लैंड रिफॉर्म सबसे पहले मेन जो प्रॉब्लम थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, तो इसको दूर करना था आपका। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको कैसे दूर किया गया, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म सिस्टम को चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एंड थ्रू द एबॉलिशन ऑफ द इंटरमीडिएटरीज एंड द लैंड सीलिंग। देखो क्या करा गया, लैंड की सीलिंग की गई। सीलिंग मतलब उसको सील नहीं किया गया, बल्कि एक लिमिट लगा दी गई कि इससे ज्यादा लैंड आप अपने पास में नहीं रख सकते। जो जमींदार लोग थे या जो गांव के बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो क्या करते थे, लोगों की जमीन हड़प के अपने पास में उसे एक्वायर करके रखते थे। तो एक सीलिंग लिमिट लगा दी गई कि इससे ऊपर आपके पास में जमीन नहीं होनी चाहिए, राइट। या आपका जो ओनरशिप था, लैंड होल्डिंग्स या लैंडलॉर्ड जो सिस्टम था, उसको खत्म किया गया धीरे धीरे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था
आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने में सबसे बड़ा स्टेप था या सबसे अहम कदम जो भारत की अर्थव्यवस्था थी या भारत के राजनेता थे उन्होंने उठाया था, जो कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है, राइट। तो इसके आने से लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। आपको क्या कहते हैं, अभी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म आएगा कि HYV क्या होता है, राइट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा HYV क्या होता है, तो हाई यील्ड वैरायटी आपका फुल फॉर्म रहना है हाई यील्ड वैरायटी सीड, मतलब ऐसे बीज जो मतलब हाई प्रोडक्टिविटी देखते थे या हाई प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते थे, हाई प्रोडक्शन जिनसे होता था, तो ऐसे सीड्स को क्या किया गया इंडियन इकोनॉमी में हरित क्रांति के थ्रू यूज किया गया, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। तो ये दो मेन मेजर्स थे जो कि प्रमोट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लाया गया, जमीन में सीलिंग लिमिट लगाई गई, आपका जो आपका लैंडलॉर्ड थे उनके लिए लगाम कसी गई या उनको जो लैंड होल्डिंग पैटर्न था उस पर सीलिंग लिमिट लगाई गई, लैंडलॉर्ड सिस्टम को खत्म किया गया। और सेकंड है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति, जिससे कि इंडिया के प्रोडक्शन लेवल पे एक मतलब लार्ज लेवल पे उसमें डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो लैंड रिफॉर्म्स क्या था, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है आपका, लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरीली रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देखो, अगर ओनरशिप, लैंड होल्डिंग मतलब जमीन को रखने की जो लैंड होल्डिंग की कैपेसिटी थी उसको चेंज करना, उसमें ओनरशिप को चेंज करना, मतलब अगर किसी अमीर आदमी के पास में बहुत सारी लैंड है तो उसको अमीर से लेके उसको गरीबों में उसको बांटना या गरीबों तक भी उस जमीन को पहुंचाना, ताकि सबके पास इक्वालिटी का एक माहौल रहे या सबके पास इक्वल ऑलमोस्ट जमीन रहे। आज भी गाँव में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं होती है। तो ये गाँव तक अभी तक नहीं पहुंचा है इसका इफेक्ट, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, बहुत बड़े बड़े जो सिटीज हुआ करते थे, कुछ राज्यों तक इसका जो इफेक्ट था वो हुआ था, अभी आगे बताने वाला हूं आपको। नेक्स्ट है आपका इट वाज मोस्ट रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स फॉर द इंडिया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। कह रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म सिस्टम इज द मोस्ट रिक्वायर्ड रिवॉल्यूशन था, जिससे कि जो इंडिया का जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग थे या पॉपुलेशन थी, वो हमारी कहाँ पे काम किया करती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करती थी। दैट्स व्हाई इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू चेंज द लैंड रिफॉर्म्स या टू मेक द लैंड रिफॉर्म्स, राइट। नेक्स्ट है आपका एबॉलिशंस ऑफ द इंटरमीडिएरी। इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मध्यस्थ। क्या होता है बेटा, मध्यस्थ मतलब बिचौलिए जिसे कहते हैं, राइट। तो इंटरमीडिएट्स को खत्म किया गया। अभी जो आपका, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एबॉलिशन मतलब उनको जो बीच में बिचौलिए का काम करते थे या दलाल का काम करते थे उनका खत्म कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे अगर फार्मर है उसको अपनी जो फूड प्रोडक्ट है उसको अगर सेल करना है मार्केट में, तो इंटरमीडिएट के पास जाता था, वो बीच में कुछ कमीशन खा लेता था, जिससे कि उसके प्राइस उसको जितना मिलना चाहिए था उतना एग्जैक्ट में नहीं मिल पाता। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था। अगर मैं बात करूं लैंड सीलिंग की, तो आपको मैंने अभी बताया था जस्ट लैंड सीलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड सीलिंग रेफर्स टू अ फिक्स स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ द लैंड व्हिच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी लैंड होनी चाहिए थी, ये लैंड सीलिंग लिमिट ने डिसाइड कर दिया था, और लोगों के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए थी, ये डिसाइड कर दिया गया इस लैंड सीलिंग लिमिट के द्वारा, राइट। अगर मैं आपको नेक्स्ट लेके चलूं तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे पिक्चर भी एक मैंने बना के रखी हुई है, तो आप लोग इसको ढंग से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तो लैंड रिफॉर्म, अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं, इट वाज टू मच इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द रिवॉल्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स तो लेके आना बहुत जरूरी था, अदरवाइज वो डेवलप नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, बिकॉज ऑफ 75% ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्यों जरूरी था, क्योंकि भारत की 75% आबादी कहाँ पे काम किया करती थी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में काम किया करती थी। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून। हमारे जो इंडिया में एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर था वो मॉनसून पे डिपेंड किया करता था। किस पे, मतलब बारिश अगर आएगी तो खेती होगी या फसल उसमें होगी, बोएंगे तब जाके होगी, तो इस पे ज्यादा हाईली डिपेंडेंट था। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में, नहरें नहीं थी, आपका बहुत सारे वो जो ट्यूबवेल होते हैं ये नहीं थे। तो लेकिन अब तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, ये सब अवेलेबल हो गए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो। ये तो आपको पहले ही पता है कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी थी बहुत लो थी, ड्यू टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड द एब्सेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होने के कारण, मतलब किसान जब अगर खेतों में काम करते थे तो हाथ से हल चलाया करते थे, बैलों से हल चलाया करते थे, या आपका उसमें
जो बहुत सारे यंत्र होते थे हाथ से चलाने वाले होते थे, फसल काटेगा तो हाथ से काटेगा, बोएगा उसमें खाद डालेगा तो हाथ से डालेगा, ये सब चीजें बहुत मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था या एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं था, जैसे कि यहाँ पे कोई नहरें नहीं हुआ करती थी, सिंचाई के साधन नहीं हुआ करते थे, ऑलमोस्ट हम मानसून पे डिपेंड हुआ करते थे। तो ये सब आपके कुछ क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस में हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर था वो बहुत लो हुआ करता था। अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो ऑल दीज अबव प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये सारी प्रॉब्लम जो थी ऊपर वाली, ये सब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है ये मैं आपको बता दूं एक लाइन में, तो ये होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है कि लार्ज रेज इन द प्रोडक्शन, मतलब अपनी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट जो है इंक्रीज करना इसको ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड। हाई यील्ड वैरायटी सीड मतलब HYB सीड्स, आपको क्या कर सीड्स क्या थे यूज किए थे, कौन से सीड, HYB हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करके अपने प्रोडक्शन लेवल को हाई करना, ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन मोटिव था, ये यही आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ करता है, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ सफल रहा था, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज एक्सपीरियंस इन 2 फेज। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट था या उसको जो एक्सपीरियंस किया गया 2 फेजेस में एक्सपीरियंस किया गया। वेरी फर्स्ट फेज नंबर फर्स्ट जो कि 1960 से लेकर 1970 के बीच में था, और जो फेज सेकंड था वो 1970 से लेकर 1980 के बीच में यहाँ पे देखा गया। अगर मैं फेज फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द यूज ऑफ द हाई यील्ड सीड्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मोर एफ्लुएंट एंड स्टेट्स एंड लाइक पंजाब, तमिलनाडु एंड अरुणाचल आंध्र प्रदेश, राइट। जो आपका हाई यील्ड सीड थे उनका जो आपका जो बेनिफिट हुआ था वो कुछ ही स्टेट को हुआ था, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पीबी पंजाब, TN तमिलनाडु एंड AP आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये आपके कुछ सिटीज थे या कुछ आपके राज्य थे जहाँ पे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट देखने को मिला था, कहाँ से 1960 से लेकर 1970 के बीच में। अगर मैं आपसे बात करूं द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज ओनली इन द व्हीट ग्रोइंग्स द रीजन्स ओनली, ठीक है। जो आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट था ये व्हीट जहाँ पे उगता था, मतलब गेहूं से रिलेटेड जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करता था उन स्टेट्स में इसका इफेक्ट देखने को ज्यादा मिला था, या गेहूं की फसलों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिला था। अगर मैं सेकंड फेज की बात करूं तो ये आपका HYB टेक्नोलॉजी वाज स्पेयर्ड टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ द स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स। देखो जो आपका HYB सीड्स थे उनकी बदौलत से आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे स्प्रेड हुआ था, और जिससे कि हमारा लार्ज बेनिफिट हुआ था किसको, मोर वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स की वेराइटीज को इससे बेनिफिट हुआ था हाई यील्ड सीड से, राइट। उससे प्रोडक्शन लेवल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। जो इसमें खाद वगैरह लगते थे वो मतलब उसके बेनिफिट ये हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया था, राइट। अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने रहने वाला है नेक्स्ट हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं MCQ यहाँ से फ्रेम कर सकता है आपके लिए, इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होने वाला था या क्या इफेक्ट उसका हुआ था। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बिकम्स द सेल्फ डिपेंडेंस ऑन फूड ग्रेन। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से हम अपने फूड ग्रेन के सेक्टर में या फूड ग्रेन के लिए हम खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, मतलब किसी पे हमें किसी अदर इकोनॉमी पे डिपेंड रहने की नीड नहीं थी, राइट। सेकंड है आपका द मेन इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन आर एज अंडर। जो मेन आपका इफेक्ट हुए थे सबसे पहले है आपका अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस। आप हमारी जो इंडियन की जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पहले प्रोडक्शन करता था केवल खुद के लिए या सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद से खुद के लिए तो हम प्रोडक्शन कर ही लेते थे, लेकिन बकायदा हम उसे मार्केट में सेल आउट करते थे या कमर्शियलाइजेशन ही से बोल लीजिए हमारे एग्रीकल्चर का पॉसिबल हो गया था, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मार्केटेबल सरप्लस मीन द सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। अपने खाने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद अगर आप उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हो तो ये आपका हो जाता था अटेनिंग द मार्केट सरप्लस, इस कहते हैं आपका मार्केट सरप्लस। अगर सेकंड में बोलूं आपसे तो बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन। जो हमारा बफर स्टॉक हुआ करता था, गवर्नमेंट क्या करती थी पहले जब प्रोडक्शन होते थे उस प्रोडक्शन में अगर किसी टाइम पर हाई प्रोडक्शन हो गया तो उसको खरीद के अपने पास रख लेती थी, जिसका नाम की बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बफर स्टॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक विच इज स्टोर बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा किया जाता है बफर स्टॉक, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा।
गवर्नमेंट्स एट द टाइम ऑफ द ओवर प्रोडक्शन, जिस टाइम पे ओवर प्रोडक्शन हो गया उस टाइम पे गवर्नमेंट एक स्टॉक का क्या करती थी, क्वांटिटी इंक्रीज करती थी, एंड विच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ द फूड शॉर्टेज, जो कि किस टाइम पे यूज किया जाता था, जब फूड की शॉर्टेज हुआ करती थी, राइट। जिस टाइम पे अकाल पड़ जाता था उस टाइम पे इस बफर स्टॉक को यूज करके इक्वल करने की कोशिश करी जाती थी। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। देखो जिन लोगों के पास, जैसे हमारा जो प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, तो जो हमारे पुअर पीपल्स थे या गरीब लोग थे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं थी, तो उनके लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था। कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं तो जब प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई हो गया था तो मार्केट में इसको सेल करने के लिए भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मतलब हर कोई जो फार्मर था वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लायबल हो गया था। तो जब मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई होगी तो उससे ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी, जो गरीब लोग थे उसमें जो मार्केट का प्रोडक्ट का प्राइस था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, और ये गरीब लोगों को बेनिफिट देने लगा, गरीब लोग भी खरीद के अनाज परचेज करने लगे, राइट। तो यहाँ पे इसका मेन बेनिफिट था, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द फार्म प्रोडक्ट वाज सोल्ड इन द मार्केट इन द लार्ज क्वांटिटी, मार्केट में जो क्वांटिटी थी वो लार्ज नंबर पे सेल होती थी, ड्यू टू विच द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन वाज डिक्रीज, जिससे कि क्या हुआ, हमारा जो प्राइस हुआ करता था फूड ग्रेन का वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, और जिससे पुअर पीपल्स जो थे उनको इसका बेनिफिट मिला, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो ये आपके मेन बेनिफिट थे। रिस्क इन्वॉल्व अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में क्या क्या रिस्क हुआ करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में रिस्क क्या क्या हुआ करते थे, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड सॉरी, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो रिस्क ऑफ द पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक मतलब जो आपका कीड़े मकोड़े जो होते थे वो अटैक कर लेते थे किस पे, हमारी फसलों पे, तो इसका एक रिस्क हुआ करता था कि अगर लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन अगर होगा तो यहाँ पे कीट पतंगे जो हैं वो अच्छी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे ये रिस्क था कि आपका क्या हो सकता है, मतलब हमारी फसल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है बाय द जो आपका कीट वगैरह होते थे, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका रिस्क ऑफ इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी, ऐसा होता था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जब कुछ ही स्टेट को बेनिफिट हुआ या जो अमीर लोग थे उन्होंने इस रिवॉल्यूशन का ज्यादा फायदा उठाया, तो इससे ये हो गया कि इनइक्वालिटीज आ गई या मतलब इक्वालिटी खत्म हो गई, जो किसान था वो अमीर का अमीर होता चला गया, अमीर वाला, और जो गरीब था वो गरीब का गरीब होता चला गया। तो ये भी यहाँ पे पिक्चर के थ्रू मैंने बताया कि जो आपका जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो 1999 और 1 के बीच में यहाँ पे अनइक्वल दिखाया गया, इसका मतलब है। और जो आपका ये रिस्क ऑफ अटैक है, ये आपका देखो कीट पतंगे अपने फसल को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आज के लेक्चर में आपका जो टॉपिक था, आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो आप लोग इसे अगर मैं फास्ट बोल दिया तो इसको स्लो में करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं हो जाता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।